प्रदीप गुप्ता, जो कि एक्सेस माई इंडिया के जो एमडी हैं। हर बार आपको प्रदीप जी का इंतजार रहता है। प्रदीप जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि इस बार आप कोई नई टैली लेकर आएंगे, कुछ नई बात बताएंगे। आज के वोटिंग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाउ डू यू डिफाइन इट? देखिए, आज की वोटिंग का जो फोर्थ फेज की हुई है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब साउथ इंडिया की सभी सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। ये एक क्लियर चीज है। और अब असली जो मुकाबला शुरू होगा, वो बोलते हैं ना हिंदी हिंटरलैंड, वहां पर चुनाव शुरू, बड़े बड़े नंबर ऑफ सीटों के ऊपर, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बंगाल और उड़ीसा इसमें जुड़ेगा, जो कि ईस्टर्न स्टेट्स है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है हिंदी हिंटरलैंड में चुनाव चालू हो चुका है। हिंदी फिल्म का जो फ्लेवर आता है राजनीतिक फिल्म का, वो अब आना शुरू होगा। हाँ, एक हिंदी फिल्म का, और उसको दूसरे लिहाज से बोलें, जैसे कि बीजेपी अभी सरकार में, बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू या एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, तो साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर बीजेपी केवल कर्नाटक में 28 में से 26 सीटें और तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें ला पाई थी। उस हिसाब से देखें तो बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है सदर्न इंडिया में बाकी 3 जोन के मुकाबले, उत्तर, पूर्व और पश्चिम के मुकाबले कम रहता है। तमिलनाडु और केरला में तो ना के बराबर होता है, जिसके अंदर 40 और 20 सीटें हैं। तो इसलिए इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि जो असली बैटल ग्राउंड है फॉर बीजेपी, वो अब शुरू हुआ है। अब देखिए, बड़े बड़े चुनावी एक्सपर्ट या वैसे भी देश में जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि ये जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी पट्टी जो है, यहां तो बीजेपी पहले ही 100 में से 100 ले चुकी है, सैचुरेशन पॉइंट पर आ सकती है, यहां से सिर्फ सीटें जा सकती हैं, नई नहीं आ सकती, क्योंकि सब आपके पास है। और दक्षिण भारत जो है वो लॉक्ड है। तो दक्षिण भारत में से अगर सीटें नहीं आई तो बीजेपी मुश्किल में पड़ेगी। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो बीजेपी ने अपना डब करके जो डब्ड फिल्म दक्षिण भारत में रिलीज की है अलग अलग भाषाओं में, क्या आपको लगता है कि वहां से कोई सीट अनलॉक होगी? मतलब सीटें बढ़ेंगी कहां से? जैसे जब बीजेपी कहती है 370, तो नई सीटें कहां से आएंगी? नहीं, मैं बताता हूं कहां से आएगी आपको। बिल्कुल जैसे आपने बताया, वो करीब 257 सीटें हैं और राज्य हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने 95% स्ट्राइक रेट के साथ, अपोजिशन ने केवल 19 सीट जीती है उन 257 में। लेकिन आपने हिंदी पट्टी की बात करी, उसमें सबसे बड़ा प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, जिसमें 80 सीट आती हैं। अब पिछली बार एनडीए ने 80 में से 64 सीटें जीती थी। ये 16 सीटों का यहां पर रूम है, बहुत बड़ा रूम है अपने आप में। बंगाल में 42 सीटें, बीजेपी ने 48 सीटें पिछली बार जीती थी, वहां पर 24 सीटों का रूम है, बहुत बड़ा रूम है। 24 और 16, 40 यहां पर ही हो गया। अब आते हैं उड़ीसा के अंदर बीजेपी ने पिछले बार 21 सीट में से 8 सीटें जीती थी, यानी 12 का बहुत बड़ा एल्बो रूम है। तो इन सारे प्रदेशों में बीजेपी ने करीब 60% स्ट्राइक रेट के साथ सीटें जीती थी। तो हम जो दूसरे प्रदेश हैं जिनकी हमने बात करी, जिसमें 95% स्ट्राइक रेट था, तो आज बीजेपी को अपनी यदि टैली बढ़ानी है तो उनको इन राज्यों में भी, सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में तो काम करना ही है, सीटें बढ़ानी है, यहां पर भी सीटें बढ़ाने का अच्छा खासा रूम। और पश्चिम बंगाल में, मैं अब बाद में ट्रोलिंग हो जाएगी इसलिए, पश्चिम बंगाल में 18 जीती थी बीजेपी, है ना? आपने गलती से 48 बोल दिया। नहीं, मैंने 18 ही कही, जिसमें कि अभी भी 24 सीटों का रूम बाकी है। 18 सीटें, सॉरी यदि मैंने गलत कहा हो तो। जी, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार जरा बिहार चलते हैं, समस्तीपुर, और रोहित सिंह हमारे पास वहां है। रोहित, हम यही बात कर रहे थे कि जैसे हर राज्य में बीजेपी की सीटें कम होंगी, उतनी ही आएंगी या बढ़ेंगी। आज की वोटिंग देखकर आप समस्तीपुर से बिहार के बारे में क्या बता सकते हो? कल हमने बड़ी शानदार तस्वीरें देखी जिसमें नीतीश कुमार अपने हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल लेकर, लोग अपनी आंखें मलते रह गए। और जब उन्होंने नीतीश कुमार को इस तरह बीजेपी का चुनाव प्रचार करते हुए देखा, तो क्या ये चुनाव प्रचार काम आ रहा है बीजेपी के? जी देखिए, बिल्कुल, जहां तक वोट बैंक के लिहाज से देखिए सुधीर जी, तो बीजेपी प्लस नीतीश कुमार का जो वोट का कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद हमेशा से रहा है। आप किसी भी चुनाव में आप देख लीजिए, चाहे 2019 का भी आप चुनाव देख लीजिए, 39 सीटें जीती जब नीतीश कुमार, बीजेपी और चिराग पासवान साथ थे।
इस बार फिर से ये तीनों जो हैं साथ में हैं, प्लस और भी जो अलायंस पार्टनर्स हैं जैसे मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं। तो यहाँ पर अब कोशिश यही हो रही है कि 40 में 40 का जो दावा है वो पूरा किया जा सके। और कल भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो मेगा शो पटना की सड़कों पर देखने को मिला, और मेगा शो के साथ साथ मेगा शो ऑफ स्ट्रेंथ भी था। नीतीश कुमार जब उस रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे तो कहीं ना कहीं एक संदेश बिहार में भी देने की कोशिश की जा रही थी। अब जहां तक आज के चुनाव की बात है, 5 सीटों पर आज चुनाव हुआ, और अगर किसके पास कितनी सीटें थी उस लिहाज से हम देखें सुधीर जी, तो 5 सीटें एनडीए के पास ही थी। इसमें से 3 बीजेपी और 2 जो थी वो घटक दलों के पास थी। और इस बार भी जो है ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है अपनी सीटों को तो रिटेन कर सकती है। गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे, 2 लाइन जरा तेजस्वी यादव के बारे में भी बताइए, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव भी अकेले अपने दम पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का कोई दूसरा नेता वहां नजर नहीं आता। उनको चोट भी लग गई है, तबीयत खराब है, कभी व्हील चेयर पर जाते हैं, कैसे कैसे करके वो भी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको कुछ फायदा हो रहा है? उनकी ये मेहनत कुछ रंग लाएगी या नहीं? देखिए, मेहनत तो तेजस्वी यादव ने 2020 से विधानसभा चुनाव में भी की थी। क्या जबरदस्त भीड़ उमड़ती थी उनकी रैलियों में, वो देखने को मिला। वैसी ही भीड़ इस बार भी जो है उनकी रैलियों में उमड़ रही है। बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं, नौकरी की बातें कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने नौकरी दी है। लेकिन क्या ये भीड़ जो है, क्या ये वोट में तब्दील होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2020 के अनुभव से ऐसा नहीं लगता है कि जो अगर भीड़ आपके रैलियों में आती है तो उसको मतलब है कि आपको वोट्स भी उतने मिलेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है 2020 के हिसाब से। इसीलिए तेजस्वी यादव बार बार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की पूरी मशीनरी इस वक्त बिहार में काम कर रही है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री हो, नड्डा हो, बहुत सारे जितने भी तमाम बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो तमाम लोग बीजेपी के यहाँ पे आ रहे हैं। और एक तरफ दूसरी मतलब एक तरफ बीजेपी की तरफ से, और उनके मुकाबले केवल तेजस्वी यादव जो है तो वो मुकाबला लड़ रहे हैं तेजस्वी वर्सेस ऑल का वहां पर है। जी जी जी, एक बार हम प्रदीप जी से भी पूछते हैं, बिहार पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिहार की जैसे बात करें तो अब एनडीए ने पिछले बार 40 में से 39 सीटें जीती थी। केवल 1 सीट किशनगंज की जो है वो कांग्रेस ने जीती थी। उसके बाद क्या हुआ है कि जब ऐसी स्थिति होती तो सब खत्म हो गया, यानी अपोजिशन रहा ही कहां। जब आप 40 में से 39 सीट हार जाते हैं तो उसके बाद फिर तेजस्वी यादव का जैसे बताया कि उदय हुआ, और हमने जो असेंबली इलेक्शन थे बिहार के 2020 के, उसमें देखा कि उन्होंने एक जबरदस्त फाइट दी। और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही मामूली रहा। लेफ्ट पार्टी का प्रदर्शन स्ट्राइक रेट के मायने के हिसाब से उससे भी बेहतर हुआ। अलायंस की बात कर रहा हूं मैं, गठबंधन की बात कर रहा हूं, तेजस्वी, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का। यदि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा होता, यानी 50% भी होता, तो शायद आरजेडी सरकार बना रही होती। परंतु यहां बहुत बड़ा परंतु है, ये इलेक्शन जो है वो देश का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन। लोकसभा के मुद्दे, नेता, विषय सब कुछ अलग होता है। तो उसके चलते तेजस्वी यादव बहुत अच्छा जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं। बट रह गई बात वही, जैसे आपने भी कहा कि वो अकेले पड़ गए। उनको एक नेशनल पुश की जरूरत है यदि लोकसभा इलेक्शन में कुछ अंतर पैदा करना है तो। जी, झारखंड के खूंटी से चलते हैं हम सत्यजीत कुमार के पास। सत्यजीत, जल्दी से बताइए आज का दिन झारखंड के हिसाब से कैसा था? देखिए, कुछ तस्वीरें जो दिखी उससे ये साबित हो गया कि झारखंड में पॉलिटिकल अवेयरनेस है। ये वही स्टेट है जहां मुख्यमंत्री सिटिंग जो है वो हार जाते हैं। 59 विधायक जो हैं, चाहे किसी दल के हों, वो सीट को रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो कई तस्वीरें दिखी। 100 साल की बुजुर्ग महिला जो है, जो कहती हैं कि हमारी उम्र भगवान ही जानते होंगे, व्हील चेयर पे वोट डालने चली आ रही है। लंबी लंबी कतारें, पारंपरिक वेशभूषा में एक पूरे बूथ को टर्न कर दिया जाता है, जहां आपको झारखंडी टच देखने को मिले। एडवांटेज किसको है? नगाड़ा, ढोल। तो उसमें जब देखिए 4 सीटों पे यहां चुनाव हुआ है, जिसमें 3 सीटें बीजेपी के पास थी और 1 सीट गीता कोड़ा जब कांग्रेस में थी तो उन्होंने सिंहभूम में कांग्रेस का खाता खोला था। तो अब जब 4 सीटें और गीता कोड़ा भी चली गई हैं बीजेपी में, तो एक बड़ा चुनौती, एक बड़ा ओनस बीजेपी पे होगा कि जब मैक्सिमम सीटें उसके पास है तो उसको कैसे रिटेन करे। और जाहिर तौर पे जिसके पास टाइटल होता है, जो सिटिंग होता है, तो
तो उसको रिटेन करना पड़ता है, उसके लिए भी चुनौती कम बड़ी नहीं होती है। रादर ये होता है कि उनको हर जो है पहलू को देखना पड़ता है, हर नूक एंड कॉर्नर को देखना पड़ता है कि कैसे हम अपने पुराने परफॉर्मेंस पूरी कोशिश बीजेपी वहां कर रही होगी। जी, अब पश्चिम बंगाल चलते हैं, बैरामपुर से ऋतिक मंडल हमारे साथ हैं। ऋतिक, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से आप बताइए आज का दिन जो आपने देखा पश्चिम बंगाल में, आज पर केंद्रित रहिए, आज क्या देखा आपने? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि इस बार क्या अधीर रंजन चौधरी अपने जो गढ़ माना जाता है बहरमपुर से अपना जो कांग्रेस का किला वो बचा पाएंगे। देखिए, 5 बार का वो सांसद रहे, वैसे ही थोड़ा प्रेशर बन जाता है इस तरीके के दिग्गज नेताओं के लिए, और खासकर जब ये अधीर रंजन चौधरी की बात आती है। हम दिन भर, मेरा मौजूदगी बहरमपुर में रहा, बारी बारी में मैंने अधीर रंजन चौधरी को सुना, उनका जो पैटर्न है उसको देखा, जिसके खिलाफ यूसुफ पठान इस बार जो है चुनावी मैदान में है। कौन जीत रहा है? जो मैं अमूमन जो समझ रहा हूँ अधीर रंजन चौधरी से बात करने के बाद भी, वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। बहरमपुर उनके ही पक्ष में, और खासकर मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि यही के वो भूमिपुत्र है। लोग भारी तादाद पर आकर आपको आंकड़े दिखा रहे होंगे कि बहरमपुर में सबसे ज्यादा जो वोट टर्नआउट आज बंगाल में हुए, कुल जितने 8 सीटों में जो चुनाव हुआ है, और शायद तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बात बन सकती है, क्योंकि यूसुफ पठान भले ही वो चहेते चेहरे हैं क्रिकेट मैदान के, लेकिन वो गुजरात से आते हैं, और ये शायद जो बंगाली पुराने वोट। अभी मुझे आपका शुक्रिया कहना पड़ेगा और मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा। उज्जैन से रवीश पाल सिंह है। रवीश, समय हमारे पास बहुत कम है, आज पर केंद्रित रहिए, आज क्या हुआ है वो बताइए। देखिए सुधीर जी, सबसे पहले तो ये बता दें कि क्योंकि आज लोकसभा के चौथे चरण का मतदान था, मध्य प्रदेश में आज अंतिम चरण का मतदान था, यानी आज जो मालवा निमाड़ की 8 सीटें थी उसके साथ ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई। आज मतदान संपन्न हो गया। एमपी की सभी 29 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते जो 3 चरण है उससे कहीं ज्यादा मतदान इस चौथे चरण में हुआ है। वैसे भी मालवा निमाड़ का वोटर जो है वो कहीं ज्यादा जागरूक माना जाता है। आज सभी लोकसभा सीटों पर 70% के ऊपर वोटिंग हुई है, और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस इलाके में मालवा निमाड़ के इलाकों में सभी लोकसभा सीटों पे काफी मजबूत हमेशा से रही है, एक बार फिर से 2024 में वो अपना प्रदर्शन दोहरा सकती है। आज की वोटिंग के बाद दिख रही है। अब अपने दर्शकों को हम लेकर चलेंगे श्रीनगर। अशरफ वानी हमारे सहयोगी वहां से आपको बताएंगे। अशरफ, श्रीनगर में आज नया रिकॉर्ड आ गया, 37% वोटिंग है, जो शायद और बढ़ सकती है, लेकिन ये भी वहां के हिसाब से बहुत ज्यादा है। कुछ बताइए आज के दिन के बारे में। सुधीर, आप फिल्मों की बात कर रहे थे। ये जो कश्मीर में फिल्म चल रही है, इसके निर्माता और निर्देशक भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार है, और जिस अंदाज से ये फिल्म बनी है उसका लग रहा है कि ये सुपरहिट हो रही है, क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, ना ही कांग्रेस का उम्मीदवार। कश्मीर के 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहा है। पहली लोकसभा सीट का चुनाव श्रीनगर में हुआ, और जैसे आपने शुरू में कहा कि कहीं ना कहीं पिछले 25 साल के दौरान ऐतिहासिक जो है रिकॉर्ड रहा है वोटिंग का। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो कश्मीर की है, अभी तक मैं भी पिछले 25 साल से चुनाव कश्मीर में कवर कर रहा हूं, चुनाव में यही खबर होती थी कि कितनी हिंसा हुई, कितने लोग मरे या कितने लोग, लेकिन आज शांतिपूर्ण रही चुनाव शायद ये बिल्कुल अशरफ, क्योंकि समय हमारे पास कम है। ये भारत की जीत है, श्रीनगर के लोगों की जीत है। 30 सेकंड हमारे पास हैं औरंगाबाद से मुस्तफा शेख के पास, और 30 ही सेकंड हमारे पास होंगे कुणाल के पास। तो हम पहले चलते हैं मुस्तफा के पास। 30 सेकंड में बताइए आज क्या हुआ। बिल्कुल, औरंगाबाद में आप कह सकते हैं कि त्रिकोण लड़त है, जहां पर इंडिया ब्लॉक है, एनडीए है और साथ ही एआईएमआईएम है। हमको ये जानकर ताज्जुब हुआ, सरप्राइज लगा कि अभी भी एआईएमआईएम को यहां पर एडवांटेज दिख रहा है। रही ओवरऑल पिक्चर की बात तो बीजेपी ने 48 में से 42 सीट जीती थी। अब इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो पाएगा क्या इस चुनाव में, इस पर बड़ा सवाल है, जिसपे प्रतिभा जी ज्यादा बात है। अब जी ठीक है, मैं लखीमपुर खीरी से कुणाल, आपके पास आखिरी 20-30 सेकंड में खत्म कर दीजिए। देखिए, आपने कहा था डायलॉग की बात कि कैसे डबिंग डायलॉग चल रहा है, तो डायलॉग जब चलता है तो उसका असर भी दिखाई पड़ता है। तो अब धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर बात आ रही है। तो जो मेहनत जहां से हमने शुरू की थी कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो हिंदी हार्टलैंड में दिखाई पड़ने लगा है धीरे धीरे। ये हमने क्या यूपी में बीजेपी की टैली ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? चलिए मैं सीधा पूछता हूं आपसे।
देखिए, आज का जो चौथा चरण है उसमें निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव संकेत है बीजेपी के लिए। हालांकि 13 की 13 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन आज जो संकेत है वो ये संकेत दे रहा है कि जो नैरेटिव बीजेपी सेट करना चाह रही है उस तरफ कहानी थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। थैंक यू सो मच।